स्वागत है आप सभी का हमारे जियोग्राफी की क्लास में, जहां हम पढ़ रहे हैं फिजिकल भूगोल यानी कि भौतिक भूगोल के अध्ययन की सीरीज में। आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम अध्ययन करेंगे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह और सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, यानी कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारा सौरमंडल बना। इस विषय में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहले हम जो हेडिंग है वो डाल लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है हमारा ग्रह और सोलर सिस्टम। ग्रह और सौरमंडल। ग्रह और सौरमंडल, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसी के विषय में हम आज पूरी क्लास में इस लेक्चर के दौरान समझेंगे, जानेंगे। तो आज हमने देख लिया था कि सौरमंडल का निर्माण, मतलब हमने देखा था इससे पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज की हमारी जो क्लास है वो मुख्यतः इनकी इकाइयों पर, मतलब इसमें इसको मापने के लिए, आकाश की जो दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है, मुख्यतः उन पर फोकस रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, शुरू करेंगे। पहले कि हम पढ़ लेते हैं कि अंतरिक्ष की जो मतलब वो दूरी है वो कैसे नापी जाती है। तो अंतरिक्ष की जो दूरी है वो किलोमीटर में नहीं मापी जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष की मतलब अंतरिक्ष जो इतना विशाल है कि वहाँ किलोमीटर जो इकाई है वो बहुत ही छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये इकाई किलोमीटर इकाई से नहीं मापा जाता है। इसमें तीन बड़ी बड़ी इकाइयों से मापा जाता है। वो कौन सी हैं? तो वो पहले नंबर पे आता है। उसमें पहले नंबर पे आता है प्रकाश वर्ष। पहली जो दूरी मापने की इकाई यूज होती है ब्रह्मांड में वो प्रकाश वर्ष है। दूसरी कौन सी यूज होती है? दूसरी होती है पारसेक। ये भी दूरी मापने की इकाई है, पारसेक यूज होती है। और तीसरे नंबर पे यूज होती है खगोलीय होती है खगोलीय होती है खगोलीय इकाई। क्या होती है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। ये तीन तरह की इकाइयों से, मतलब अंतरिक्ष में इसमें दूरी को एक मापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष वो होता है एक साल में। प्रकाश वर्ष के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत क्या मापा जाता है? तो एक साल में, प्रति एक 1 ईयर में, एक साल में प्रकाश ने कितनी दूरी, एक साल में प्रकाश ने कितनी दूरी, प्रकाश ने कितनी दूरी तय तय की। एक साल में प्रकाश ने कितनी दूरी तय की, ये किसके अंतर्गत? ये मतलब इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल वही है, प्रकाश की चाल है 3.46 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये प्रकाश की चाल है। एक साल में ये जो प्रकाश की चाल है, एक साल में कितनी दूरी इसने तय की, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब दूसरी उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ी हमें यहाँ जगह चाहिए पड़ेगी तो इसको मिटा देते हैं। पारसेक क्या होता है? पारसेक और ही बड़ी इकाई है। पारसेक से मुख्य क्या मापा जाता है, या पारसेक से क्या मापा जाता है? तो पारसेक से जो दूरी मापी जाती है वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी मापी जाती है। इससे क्या मापा जाता है? एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, ये जो इकाई है, ये जो प्रकाश वर्ष है उस इकाई से ये बड़ी होती है। लगभग कितनी होती है? तो इसमें क्या आता है? एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है किसमें? एक पारसेक में। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे हमें देखना है अब खगोलीय इकाई के बारे में। खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई और भी, इससे भी, पारसेक जो मापने की इकाई है इससे भी और बड़ी इकाई है। इसमें इससे क्या मापा जाता है? ये वो इकाई है जिससे
मतलब सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या कहलाती है, एक खगोलीय इकाई। यानी कि आपको और किसी ग्रह को और किसी प्लैनेट को मापना है तो अगर सूर्य मतलब सूर्य जितने दूर सूर्य से पृथ्वी है अगर वो उतने ही दूर है तो उसे क्या माना जाएगा, वो एक खगोलीय इकाई है, जैसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब सूर्य जो है उससे पृथ्वी की दूरी कितनी है ये देखेंगे। तो सूर्य जो है उससे पृथ्वी की दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्यों माप रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी जो आकाशगंगा है सर्पिलाकार, उसका जो सूर्य है वो कहीं एक किनारे पे साइड में स्थित है और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है। ये सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित नहीं है, सूर्य इसमें केंद्र में स्थित नहीं है, एक साइड में स्थित है। इसीलिए कभी सूर्य की जो मतलब पृथ्वी से की जो दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है अभी, तो यहाँ पे पृथ्वी की जो दूरी है वो सूर्य से बढ़ जाती है, लेकिन जब पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो सूर्य से जो दूरी है वो पृथ्वी की वहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे निकट हो जाती है, यहाँ पे निकट हो जाती है और यहाँ पे दूर हो जाती है। अब इन दोनों को क्या होता है, मान लीजिए इस दूरी को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो इसकी दूरी हम ऐसे नहीं बताएंगे, तो इसकी दूरी हम बताते हैं औसत में। तो क्या करेंगे हम x प्लस वाई को 2 से डिवाइड कर देंगे, बात इसके बराबर में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, और वो क्या कहलाएगी, औसत दूरी। क्योंकि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों चीज़ों को जोड़ दीजिए, मतलब अगर दो चीज़ें हैं तो दो को जोड़ दीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़ दीजिए, बाकी फिर उनकी कितनी संख्या है उसको उससे जोड़ के उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या, यहाँ क्या आ जाएगी, औसत दूरी। औसत दूरी, तो पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, पृथ्वी की औसत दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, मान लीजिए ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। कितना हो गया ये अभी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ज़्यादा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ सही है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप इतने जीरो, 150 के बाद कितने जीरो लगाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा लगा दिया, 1 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग कितना हो गया, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ये इतना ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो पृथ्वी, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है कितनी है, अपन ने वो औसत देख लिया कितनी है दूरी है, तो औसत 150 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। कितनी किलोमीटर की दूरी है, 150 किलोमीटर की दूरी है, 150 150 मिलियन किलोमीटर की, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की दूरी है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है, सूर्य से पृथ्वी अगर 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो इस पे जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है उसमें कितना समय लगता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये कितना समय लेता है आप लोगों को ज्ञात होगा, नहीं होगा तो हम बता देते हैं, ये लेता है 8 मिनट। कितना लेता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। कितना लेता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जैसे कि हमने और पहले देखा था कि नेबुला क्या था, नेबुला किसको बोलते हैं, जैसे नेबुला को हमने बताया था कि नेबुला जो गैस के बादल होते हैं,
जो गैस के बादल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें नेबुला बोलते हैं। नेबुला से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? नेबुला। नेबुला बोलते हैं। नेबुला से ही, नेबुला जो गैस के बादल हैं उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ है। उससे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है? मान लीजिए कि उसी से ग्रहों का निर्माण भी हुआ है और उसी से तारों का निर्माण भी हुआ है। तो अपना जो सौरमंडल है उसका लगभग, सौरमंडल जो है, मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ये इसके आसपास कुछ वो घूमते हैं। तो सौरमंडल जिसके अंतर्गत, सौरमंडल के अंतर्गत जितना भी पदार्थ है वो लगभग 99.8% से 99.8% जो पदार्थ है, जो पदार्थ है वो सूर्य में ही के अंदर, सूर्य में ही निहित है, यानी कि उससे सूर्य ही बना है। और जो बाकी का जो बचता है, मतलब 0.2%, इससे हमारा सारे ग्रह और क्षुद्र ग्रह, प्लैनेट वगैरह, जितने भी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वगैरह हैं, ये सारे इस उससे बने हुए हैं। हमने देखा था नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन देखा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+H मिलकर अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया का मतलब है कि दो गैसें हैं, आपस में जब उनका घनत्व बढ़ता है तो अभिक्रिया होती है, उससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन होती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा ही क्या है? ऊर्जा से जो चमक दिखाई देती है, तारे से जो प्रकाश निकलता है वो इसी ऊर्जा के कारण निकलता है, या यही ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था बिग बैंग हुआ, सबसे पहले बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से क्या निकला? बिग बैंग से एनर्जी निकली, बिग बैंग से ऊर्जा निकली, ऊर्जा का सृजन हुआ। ऊर्जा 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 का सृजन हुआ। ऊर्जा कौन सी? गैसें भी निकली। तो गैस में कौन सी थी मुख्यतः? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? ये हीलियम गैस बनाती हैं। ये हीलियम गैस बनाती हैं। हीलियम गैस पे जब दबाव बढ़ता है, यहाँ से बहुत सारी गैस जब आपस में दबाव डालती है, दबाव किस लिए डालती है? क्योंकि हर जो भी नेबुला है उसके अंदर, दो फोर्सेस काम करते हैं। एक अंदर जाने वाला फोर्स, यानी कि एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स, और एक बाहर धकेलने वाला फोर्स, जिसे अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय फोर्स कहते हैं। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिससे नेबुला क्या होता है? हो जाता है और ज़्यादा संकुचित होता जाता है। संकुचित हो जाने से क्या होता है? इसके कोरोड में जो इसका केंद्र होता है उसमें प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और अंत में यही बाद में ग्रह में, यही बाद में तारे में परिवर्तित हो जाता है। और बाकी जो इसके दूर वाला जो भाग बचता है, ये दूर वाला जो भाग बचता है, मान लीजिए जो यहाँ वाला भाग है, यही आप बाद में ग्रह बन जाते हैं। मुख्यतः सौरमंडल का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद यहाँ क्या होता है? उसके बाद ये जो हमारा सौर है, हमारा जो सूर्य है, लगभग कुछ समय बाद इसका क्या होगा? ये हमारा जो सूर्य है वो कुछ समय बाद, यानी कि अभी तो बहुत समय है, उसके बाद ये लाल दानों में कन्वर्ट हो जाएगा और अंत में हमारा जो सूर्य है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु कैसे होगी? उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो और ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अपने अंदर से ना बाहर प्रकाश निकलने देगी, ना कोई और वस्तु को बाहर जाने देगी, और जितने भी उसके ग्रह हैं उन सारे ग्रहों को अपने अंदर खींच लेगी, जिससे पृथ्वी क्या हो जाएगा? एकदम ब्लैक होल की तरह, ब्लैक होल की तरह अपना सूर्य जो है वो बन जाएगा और इस ब्रह्मांड की, इस सौरमंडल की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अभी इसके लिए बहुत सारा टाइम है, अभी से इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ब्रह्मांड की, अब देखें ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, तो लगभग ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? अपन ने देखा था ब्रह्मांड का वो विकास कब हुआ था? 13.7 वर्ष पहले क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पहले हुआ था। अब देखेंगे सूर्य की उत्पत्ति कब हुई फिर? क्या ब्रह्मांड उत्पत्ति के जस्ट तुरंत बाद ही सूर्य की उत्पत्ति भी हो गई थी? नहीं, इसमें एक बहुत ही लंबा प्रोसेस लगा था और सूर्य की उत्पत्ति होने में लगभग कितना समय लगा था, या कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो सूर्य की उत्पत्ति हुई थी लगभग, एक मिनट, सूर्य की उत्पत्ति हुई थी लगभग 5 अरब वर्ष पहले। कब हुई थी? 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, पहले हुई थी। उसके बाद ग्रहों का निर्माण कब हुआ? तो ग्रह कब बने? ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह कब बने? ग्रह उपग्रह बने लगभग 4.6 या 4.7
5 के अरब वर्ष के आसपास, अरब वर्ष के आसपास हमारा जो सौरमंडल है उसमें ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे कि ब्रह्मांड का विकास होना शुरू कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। उसके बाद सूर्य कब बना? 5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण कब हुआ? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले या 4.45 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, यानी यह ग्रहों का निर्माण हुआ। अब अंत में, अब थोड़े से आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जो बड़े ग्रह होते हैं या जो छोटे ग्रह होते हैं उनके अंदर जो भी हाइड्रोजन गैस है वो आखिरी में अभिक्रिया कर करके क्या होता है कि जो ऊर्जा निकलती है उसमें हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस खत्म होती है। तो एक समय ऐसा भी आता है जब तारे की मृत्यु हो जाती है। तो तारे की मृत्यु होते ही दो तरह के तारे ये बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? या तो वो ब्लैक होल बन जाता है या फिर वो लाल दानव बन जाता है। तो कौन से तारे लाल दानव बनते हैं और कौन से तारे रेड जाइंट बनते हैं, यानी कि वो क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बनते हैं, ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा तारा है, मान लीजिए ये एक छोटा तारा है और ये वाला बड़ा तारा है। छोटे तारे के साथ क्या होता है, ये छोटा तारा अंत में इसका जब प्रकाश खत्म होगा तो ये क्या बन जाता है, ये तारा, ये जो छोटा तारा है ये क्या बनेगा, ये बनता है लाल दानव। ये लाल दानव बनेगा, ये लाल दानव बनेगा और लाल दानव के बाद अंत में ये क्या बन जाएगा, ये वाइट बोमा, सफ़ेद बोमना बन जाता है। ये इसे कहते हैं वाइट, WHIT, वाइट ड्वार्फ बन जाता है। ड्वार्फ कैसा लिखा जाएगा? हाँ, ये वाइट ड्वार्फ या सफ़ेद बामन बन जाता है। इसको बोलते हैं सफ़ेद बामन। सफ़ेद बामन बन जाता है। और जो बड़े तारे होते हैं, बड़ा तारा क्या बनता है, ये बड़ा तारा है। बड़ा तारा क्या बनता है, बड़ा तारा क्या बन जाता है, तो बड़ा तारा अंत में जाके यहाँ से ये सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा का मतलब क्या है, इसका जो केंद्र है वो बाहर की जो परिधि है वो केंद्र की तरफ और ज़्यादा खींच लेता है और अंत में इसमें ये छोटा सा इसमें विस्फोट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सुपरनोवा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। ये सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा के बाद ये क्या हो जाता है, सुपरनोवा के बाद ये विस्फोट होके इसके बाहर वाला भाग फट जाता है। अंत में ये छोटा सा हिस्सा बचता है और ये क्या बन जाता है, एक न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और अंत में ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है ये, अंत में ये ब्लैक होल में ये बिंदी नहीं आएगी। अंत में ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। अंत में ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। अंत में ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। जो बड़ा तारा होता है वो अंत में ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि हमारा जो सूर्य है, सौरमंडल का जो तारा है वो बड़ा तारा है या छोटा तारा है? तो ये सूर्य जो है हमारा सौरमंडल का सूर्य है, ये छोटा तारा है, ये ज़्यादा बड़ा तारा नहीं है। तो मुख्यतः इसके क्या बनने की संभावना है, तो ये व्हाइट ड्वार्फ, सफ़ेद वामन या फिर लाल दानव बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, यानी वो ब्लैक होल क्या होता है? हमने ये भी बताया था शुरुआत में ही आज के टॉपिक में कि हम ब्लैक होल के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में हम उसी के बारे में देख रहे हैं, ब्लैक होल क्या होता है। हेडिंग डाल लेते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है? मान लीजिए ऐसा ये चित्र है, बना देते हैं।
ये हम बना लेते हैं पहले। ये कहलाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जैसे ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये प्रकार, ये इसकी परिधि है। जैसे कि ये हमने देखा है, ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है इसका, इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाने के कारण इसके अंदर जो ऊर्जा थी, इसके अंदर जो प्रकाश है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी तरफ खींचे रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। इससे हमें ये यहाँ पे अंधेरा पाया जाता है। और हमें यहाँ पे कोई अंधेरे में, इसमें कुछ छोटे छोटे ये जो घूम रहे हैं ये कंकड़ पत्थर हैं। ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल क्या है ये धूल और मिट्टी के कण हैं। ये धूल कण है, ये धूल कण है जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के कारण, जैसे कि तारे, इसका तारे ग्रह सूर्य का तारे का चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही ये धूल मिट्टी के धूल के कण इसका चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। इसके अंदर से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। एक ब्लैक स्काई, एक मतलब एक काला क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंतर्गत, जिसके उसमें हमें अगर इसको दूरबीन वगैरह से देखते हैं तो चीज़ें इसके पास घूमते हुए नज़र आती हैं। ये मतलब ये ब्लैक होल होता है, मतलब कि काला धब्बा, यानी कि काला मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक क्षेत्र। इसमें कैसे पढ़ाई पड़ता है तो इसके धूल के कण घूमते हुए नज़र आते हैं। उसके बीच में कोई ऊर्जा या कोई एनर्जी का निर्माण या कोई ऊर्जा निकलते हुए नहीं दिखाई देती है। ये अपने ही प्रकाश को संकुचित कर लेता है, समेटे रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। यही होता है। इससे इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो सूर्य से इस तरह से प्रकाश आता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश के मार्ग में अगर ये ब्लैक होल आ जाता है तो यहाँ से ये जो ब्लैक होल है ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यहाँ से प्रकाश नहीं आता, प्रकाश यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश नहीं, यहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा है। तो इससे ये पहचान की जाती है कि ये क्या है, ये ब्लैक होल है, ये काला धब्बा है। बस अंत के आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि मतलब जो ब्रह्मांड को मापने वाली इकाइयां हैं वो कौन सी हैं। यहाँ किलोमीटर का उपयोग नहीं होता है, यहाँ 3 बड़ी इकाइयों का उपयोग होता है। वो कौन सी है, तो पहली है प्रकाश वर्ष, दूसरी क्या थी, दूसरी पारसेक थी, तो और तीसरी हमने पढ़ी खगोलीय इकाई। पारसेक लाइट ईयर में क्या मापते हैं, प्रकाश ने 1 वर्ष में कितनी दूरी तय की, ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। उसके बाद पारसेक से क्या मापा जाता है, पारसेक से एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को मापा जाता है। और उसके बाद हमने देखा था खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो खगोलीय इकाई है, जो कि लगभग कितनी है, लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मांड की जो उम्र है वो आयु कितनी है। जैसे कि बिग बैंग हुआ 13.8 पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति तो 6 अरब वर्ष पहले। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको ये क्लास कैसी लगी है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।